नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के अर्थशास्त्र की। 10th क्लास का अर्थशास्त्र मैं पढ़ा रहा हूं और छठा एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। एक्सरसाइज की समाप्ति के बाद उस एक्सरसाइज पर आधारित आज का यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। एक एक करके मैं प्रश्नों को पढ़ूंगा, उसके 4 ऑप्शंस दूंगा और उसका सही आंसर भी बताऊंगा और साथ ही उससे संबंधित जो भी जानकारी उचित होगी उसको मैं बताऊंगा आपसे। इसमें से कुछ प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ के आने की संभावना आगे की परीक्षा में है। तो देखते हैं एक एक करके हम एक एक प्रश्नों को। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि एक ऐसा बाजार जिसमें एक ही छत के नीचे उपभोग की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हों। एक ऐसा बाजार का स्वरूप जहां पर एक ही छत के नीचे उपभोक्ता की यानी कि आपके उपभोग करने का सब सामान मिल जाता हो, अर्थात कपड़ा भी एक जगह, बर्तन भी मिल जाता हो, रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप खाने पीने में यूज करते हैं वो भी मिलता हो। हर वो चीज जो आपको आपकी जरूरत आज की है वो सब आपको एक ही छत के नीचे जब मिल जाता हो, वैसे स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कस्बा, ऑप्शन बी मॉल, ऑप्शन सी चट्टी या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मॉल। आज के समय में मार्केट का जो स्वरूप है वो मॉल के रूप में बदलते जा रहा है। हर एक बड़े और छोटे शहर में आज मॉल खुल रहे हैं और मॉल वही स्थान है जहां एक ही छत के नीचे आपके आवश्यकता या आपके उपभोग की सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अलग अलग स्टोर होता है, हेल्थ का अलग होता है, ब्यूटी का अलग होता है, क्लोथ यानी कपड़ों का अलग होता है। तो हर चीज़ का डिपार्टमेंट उसमें बना हुआ है। बिल्डिंग पर बिल्डिंग है, यानी कि 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला तक होता है और हर सामान जो आपके ज़रूरत की है बस उसमें प्रवेश कीजिए और हर सामान आप खरीद के एक साथ ले जाइए। इसमें क्या होता है कि बचत आपको होती है, आपको भाग दौड़ नहीं करना पड़ता, बाजार में इधर उधर धूल फांकना नहीं पड़ता। एसी वाला पूरा सिस्टम है और लाइटिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था है, हर चीज़ आकर्षक दिखती है। तो आपको एक ही छत के नीचे हर वो सामान मिलता है, ऐसे स्थान को हम मॉल कहते हैं। तो वैश्वीकरण के बाद, चूंकि वैश्वीकरण के अध्याय पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी का काल है, तो वैश्वीकरण के बाद मार्केट का जो रूप है वो मॉल के रूप में चेंज हुआ, यानी मार्केट का मतलब मॉल लगाया जाने लगा और मॉल का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ वैश्वीकरण के बाद। ठीक है, तो अब पहले प्रश्न के बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न एक कथन है और ये कथन किसका है वो आपको बताना है। कथन क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों के विचारों का स्वतंत्र प्रवाह है। यह कथन किसका है? वैश्वीकरण के बारे में किसी व्यक्ति ने यह बात कही है कि वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों के विचारों का स्वतंत्र प्रवाह है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हैमिल्टन, ऑप्शन बी टॉलेमी, ऑप्शन सी ब्रोको मिलनोविक और ऑप्शन डी सभी। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रोको मिलनोविक। इनका यह कथन था वैश्वीकरण के बारे में, या वैश्वीकरण की परिभाषा देते हुए ये इस वाक्य को बोले थे कि पूंजी, वस्तु और प्रौद्योगिकी का ये निरंतर प्रवाह है या विचारों का निरंतर प्रवाह है वैश्वीकरण। और आपको पता है कि वैश्वीकरण में प्रवाह ही प्रवाह है। बिना प्रवाह, अगर प्रवाह अवरुद्ध होता है तो वैश्वीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब वैश्वीकरण होने से जब विश्व की एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी, विश्व एक दूसरे से जुड़ा, विश्व के बहुत सारे देशों के मार्केट भारत के लिए और भारत का मार्केट विश्व के बहुत सारे देशों के लिए खुला, तो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही विचारों का भी आदान प्रदान हुआ है। पूंजी का, वस्तु का, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का और विचार का स्वतंत्र प्रवाह हुआ है। आज आप विदेशों के
जो विद्वान हैं उनके विचारों को अपने मोबाइल पे पढ़ पाते हैं, उस पर कमेंट्स कर पाते हैं, उन पे रिप्लाई दे पाते हैं। तो विचारों का भी प्रवाह हुआ है, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों का तो प्रवाह आप देख ही रहे हैं। तो ये सब संभव हुआ है वैश्वीकरण के कारण, और ये कथन संबंधित है ब्रोको मिलिनोविक से। ठीक है, 1 नंबर का सवाल था। अब तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी वैश्वीकरण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति, यह 1991 में आई है और उसी के तहत उदारीकरण भी आया, निजीकरण भी आया और वैश्वीकरण भी आया। तीनों चीजें आई हैं। तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी के सभी नई आर्थिक नीति जो 1991 में लाई गई डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, उसी के तहत ये तीनों उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों आया है। चूंकि इस पर हर एक बिंदु, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, इस सब पर विस्तृत चर्चा मैंने इस अध्याय के प्रथम वीडियो में ही की है, और फिर दूसरा वीडियो पर भी विस्तृत चर्चा हुई है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से संबंधित था। तो उन दोनों को देखने के बाद अगर आप इन प्रश्नों को करेंगे तो आसानी से सबका आंसर आपको समझ में आने लगेगा। अब चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है उसके भाग कितने हैं, कितने उसके वर्ग हैं, कितने अंग हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन बी 5। 5 अंग आपको बताया गया था। प्रथम वीडियो को अगर देखेंगे तो पांचों अंगों को बताकर मैंने पूरी व्याख्या की है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। 5वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण कब लाया गया? ये ईस्वी पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2015 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है वर्ष 1991 में भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के तहत लाया गया। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों चीजें 1991 में आई हैं। अब बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में, आप बिहार के वासी हैं, बिहार में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय बैंक HSBC का आगमन हुआ। तो HSBC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हाउस साउथ बैंक कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी हस्बेंड्री स्लो बैंक कॉरपोरेशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैंक है और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ये हांगकांग और संघाई से जुड़ा हुआ बैंक ये हमारे देश में, हमारे राज्य में आया और इसके ब्रांच खोले गए। तो वैश्वीकरण से विदेशी निवेश भी या पूंजी का प्रवाह में एक सरलता या तरलता आई है। तो ये छठा नंबर प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। एक कथन से संबंधित ये प्रश्न है। कथन है, देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। ये कथन किसका था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम आजाद। ये भारत के राष्ट्रपति और बिहार इनका आना जाना लगातार होते रहता था। बिहार में पटना जिला अंतर्गत पाली ब्लॉक में इनका आना जाना बराबर होता था और यहाँ के विकास के लिए वो कई तरह के कार्य कर रहे थे। तो उसी के संदर्भ में या उसी के दौरान इनका ये कथन जो काफ़ी मकबूल हुआ, देश की प्रगति के लिए बिहार का प्रगति अनिवार्य है। ठीक है, तो 1 नंबर का प्रश्न
ऐसे पूछ सकता है। अब 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1991 से पूर्व, 1991 से पूर्व मतलब पहले, वैश्वीकरण का पहला सत्र या दौर कब से कब तक था। यानी 1991 में वैश्वीकरण जो आया वो दूसरा वैश्वीकरण था विश्व में। पहला एक और दौर था वैश्वीकरण का जो पूरे विश्व में आया, वो कब से कब, उसका दौर कब से कब था। जैसे बिहार में वैश्वीकरण, सॉरी विश्व में मैं बोल गया, बिहार में जो, भारत में जो वैश्वीकरण आया वो 1991 में आया। उसके पहले भी विश्व के स्तर पर वैश्वीकरण आया था, वो कब आया था उसी के डेट को क्लियरिफाई करना है, बताना है। और उस दौरान भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण या वैश्वीकरण का दौर भारत में उस वक्त नहीं आ पाया था, विदेशों में आया था। तो 1991 के पूर्व वैश्वीकरण का पहला दौर कब से कब तक था। ऑप्शन ए 1920 से 1925 ईस्वी के बीच, ऑप्शन बी 1970 से 1980 ईस्वी के बीच, ऑप्शन सी 1970 से 1914 ईस्वी के बीच, और ऑप्शन डी 1905 से 1915 ईस्वी के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1970 से 1914 ईस्वी के बीच विश्व में वैश्वीकरण का पहला दौर आया। परंतु इस दौर में भारत में वैश्वीकरण नहीं आ पाया या पूरी तरह नहीं आ पाया। तो वैश्वीकरण भारत में कब आया, 1991 में आया। उसी के साथ उदारीकरण और निजीकरण भी आया। ठीक है, इसी कारण इसको एलपीजी भी कहा जाता है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन। जैसे उदारीकरण को हम एल से, मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब एल होता है, उदारीकरण का इंग्लिश लिबरलाइजेशन होता है, लिबरलाइजेशन, और उसको, उसका सिंबल एल से हम दर्शाते हैं। तो एल हो गया ये, और वैश्वीकरण को जी, ग्लोबलाइजेशन इसका इंग्लिश होता है, तो जी से दर्शाते हैं, और निजीकरण को पी यानी प्राइवेटीकरण से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को एलपीजी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एलपीजी जो है यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ये तीनों का तीनों जो आर्थिक सुधार का जो पहलू है वो आया है 1991 में भारत में। क्लियर हुआ। तो ये 8 प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे। अब 9वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 9वां नंबर जो प्रश्न है वो एक संगठन से है। संगठन का नाम है WTO। WTO का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ओरिजिनल, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रीटी ऑरेंज, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी एक मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हिंदी में कहें तो विश्व व्यापार संगठन। WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन, और इंग्लिश में बोलें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला प्रश्न 10वां नंबर जो है वो कह रहा है कि WTO की स्थापना कब की गई। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1920 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1995। WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है वहाँ है, और विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार के साझेदारी एक देश का दूसरे देश से बढ़े, इस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई। और
इससे जुड़ने वाले जो देश हैं उन्हें एक कानूनी मान्यता मिल जाती है, जिसके कारण वो एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण लाने में WTO का अहम रोल है, अहम भूमिका है। तो ये था 10 प्रश्न इस अध्याय से संबंधित। हमें नहीं लगता कि इस 10 प्रश्न से इतर अलग कोई और प्रश्न इससे आने योग्य है। एक आध प्रश्न और है जो इस अध्याय से आने योग्य हो सकता है। जैसे कोई कंपनी दे देगा और बोलेगा ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनी निम्न में से कौन सी है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का जो लिस्ट है वो जो आपके परीक्षा में आने लायक है। अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, जैसे होंडा कंपनी। होंडा कंपनी ये जापान से जुड़ा हुआ है। एक मोबाइल की कंपनी है, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कंपनी है HTC। इसकी मोबाइल भी काफ़ी हैवी आती है। एक लेनोवो जो मोबाइल की कंपनी है। LG जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बनाता है। उसके साथ ही नेस्ले जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। विप्रो ये भारत की कंपनी है, बेंगलोर से संबंधित है। पेप्सिको ये अमेरिका की कंपनी है। सैमसंग ये दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। कोका कोला ये अमेरिका की कंपनी है। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी इसे कह सकते हैं। इन कंपनियों का नाम आप याद रखेंगे, चूंकि क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है। और एक बात इस अध्याय से संबंधित कि एक प्रश्न शायद पूछे कि कोका कोला जो है ये ऐसे पूछ सकता है कि थम्सअप कंपनी को किस कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया, या किस कंपनी ने एक्वायर कर लिया, किस कंपनी ने खरीद लिया। थम्सअप कंपनी को किस कंपनी ने खरीद लिया। तो याद रखिएगा, कोका कोला कंपनी ने इसको खरीद लिया है और अब थम्सअप कोका कोला कंपनी बनाती है और उसका सप्लाई करती है। ये शीतल पेय बनाने वाली कंपनी है, यानी ठंडी जो गर्मी में आपको राहत देती है, ये ठंडी पेय पदार्थ ये लोग बनाते हैं। कोका कोला कंपनी हो या पेप्सी पहले था, तो ये कंपनियां थम्सअप जो है वो मर्ज कर गई है, या थम्सअप को खरीद लिया है कोका कोला कंपनी ने। तो इस तरह से इससे ज़्यादा सवाल आने योग्य नहीं है, या बन भी नहीं रहा था। अगर इससे ज़्यादा कहीं सवाल इस अध्याय से हो तो आप उसे याद कर लें। हमें इतना लगा कि 10 सवाल से ज़्यादा या 12 सवाल से ज़्यादा इस अध्याय से ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा। मैंने आपके समक्ष इसको प्रस्तुत किया, सबकी व्याख्या कर दी। अब अगला जो अध्याय है, या यूं कहें कि अर्थशास्त्र का जो लास्ट अध्याय है, उसमें मैं प्रवेश करूंगा। तो अगला वीडियो जो बनेगा वो लास्ट अर्थशास्त्र के अध्याय पर आधारित होगा। उस वीडियो का इंतज़ार करें। कल बिहार के चुनाव के परिणाम की घोषणा होनी है, तो कल तो संभवतः वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि दिमाग वहीं पे रहेगा, किसकी सरकार बन रही है, कितनी सीटें आई और कैसे कैसे जीत हासिल हो रही है, चुनाव की मतगणना वगैरह। तो अगला वीडियो कल के बाद यानी परसों अपलोड करूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।